शनिवार को केंद्र सरकार ने तिलचट्टों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इसके साथ वो बात भी सामने आने लगी जिसकी सरकारें अक्सर दावा करती हैं कि लोकतंत्र में हर नागरिक की आवाज सुनी जाती है और हमने युवाओं की आवाज सुनकर यह फैसला लिया है। लेकिन सड़कों, संसद और सोशल मीडिया का इतिहास तो कुछ और ही बताता है, क्योंकि एक बात तो साफ है कि यहां आवाज की सच्चाई से ज्यादा उसकी ऊंचाई मायने रखती है। आपकी शिकायत कितनी जायज है, इससे पहले यह देखा जाता है कि आपके पीछे कितनी भीड़ है, आपका हैशटैग कितनी तेजी से ट्रेंड कर रहा है, आपकी रील को कितने लाख लोग देख रहे हैं और आपकी नाराजगी सरकार के लिए राजनीतिक नुकसान में बदल सकती है या नहीं। और ये जो सीजीपी प्रोटेस्ट था, उसने इसी कड़वी सच्चाई को फिर से सामने रख दिया कि जिस पीढ़ी को अब तक फोन में डूबी हुई, ध्यान भटकने वाली, आलसी और केवल मीम बनाने वाली पीढ़ी समझा जा रहा था, उसने दिखा दिया कि वही मीम सत्ता के खिलाफ पोस्टर बन सकती है, वही रील आंदोलन का हथियार बन सकती है और वही सोशल मीडिया जिसे राजनीतिक दल अपनी छवि चमकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसके खिलाफ जनाक्रोश का लाउडस्पीकर भी बन सकता है। नरेंद्र मोदी सरकार की राजनीति को पिछले 12 सालों में जिस एक शब्द से सबसे ज्यादा जोड़ा जाता है वो है मजबूती। एक ऐसी सरकार जो विरोधियों, विपक्ष के हमलों और सड़क पर उतरती भीड़ के बावजूद आसानी से पीछे नहीं हटती है। लेकिन जंतर मंतर पर हुए जनजी आंदोलन के बाद तस्वीर अचानक से बदल गई। वो सरकार जो किसानों के लगभग 13 महीने के आंदोलन के बाद पीछे हटी थी, वो सिर्फ 36 दिनों में क्यों झुक गई? उधर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ और इधर तुरंत बीजेपी ने युवाओं के बीच अपना संपर्क बढ़ाने के लिए पूरी राजनीतिक मशीनरी ही जमीन पर उतार दी और यहां तक कि आनन फानन में युवा संवाद, जनजी विद मोदी जैसे कार्यक्रम भी आयोजित करने का प्लान बना लिया। तो सवाल है कि जिस आंदोलन को शुरुआत में सिर्फ युवाओं की मांग कहा जा रहा था, वो बस आम सा विरोध मानकर देखा जा रहा था, जिसने बीजेपी के 12 साल के हार्डकोर विचार को कैसे बदल दिया। तो इन सारे सवालों का जवाब है कि बीजेपी समझ चुकी थी कि इस बार सामने केवल कुछ प्रदर्शनकारी नहीं थे, सामने वो मतदाता था जो 2029 में सरकार बनाने और सरकार गिराने की सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। अगर आंकड़ों की बात करें तो 2029 के लोकसभा चुनाव तक 18 से 32 साल की जनजी आबादी करीब 38 करोड़ हो सकती है, जिसमें से लगभग 19.9 करोड़ पुरुष और 18.1 करोड़ महिलाएं होंगी। यानी जनजी भारत की सबसे बड़ी वैक्स पीढ़ी बन जाएगी और करीब 35.7 करोड़ की अनुमानित संख्या वाले मिलेनियल को भी पीछे छोड़ देगी। अब अगर इसको आसान भाषा में समझे तो ये केवल नौजवानों का एक समूह नहीं होगा, ये अपने आप में कई देशों की कुल आबादी से बड़ी राजनीतिक आबादी होगी। और 2029 तक 18 से 29 साल के हिस्सा जो है, ये भारत में मतदाता योग आबादी का करीब 27.8% रहने का अनुमान है। यानी दशक के अंत तक लगभग हर चौथा योग्य मतदाता में से एक युवा होगा और किसी भी पार्टी के लिए हर 4 में से एक मतदाता को नजरअंदाज करना राजनीतिक आत्महत्या से कम नहीं होगा। और भारत जिस देश में जहां कई लोकसभा सीटों पर कुछ हजार वोटों से जीत और हार तय होती है, वहां हर 4 में से एक मतदाता यदि किसी पार्टी से नाराज हो जाए तो वो केवल सीट नहीं बदल सकता है, वो पूरी सरकार का गणित ही बदल देगा। और बीजेपी के लिए यह खतरा इसीलिए और ज्यादा बड़ा हो जाता है क्योंकि पार्टी को केवल 2029 नहीं, 2034, 2039 और उसके बाद भी तो राजनीति करनी है। नरेंद्र मोदी 2029 में बीजेपी का चेहरा होंगे, नहीं होंगे, या पार्टी किसी नए नेतृत्व के साथ चुनाव लड़ेगी, ये भविष्य बताएगा। लेकिन अगर बीजेपी को अपना राजनीतिक भविष्य बचाना है तो एक बात तो साफ है कि उस भविष्य की चाबी अब उस पीढ़ी के हाथ में जा चुकी है जो मोदी सरकार बनने के समय बच्ची थी, लेकिन आने वाले चुनाव में सबसे प्रभावशाली वोटर बन चुकी है। और यही कारण है कि बीजेपी इस पीढ़ी से केवल एक चुनाव हारने से नहीं डर रही, उसे डर है कि कहीं एक पूरी पीढ़ी ही उसके राजनीतिक रूप से दूर न चली जाए। और जैसे पहला प्यार उम्र भर याद रहता है, वैसे ही पहला धोखा भी कभी नहीं भूलता। अब वो धोखा पार्टनर दे या पार्टी, फर्क नहीं पड़ता। और जेनजी बीजेपी के लिए इसीलिए भी अलग टाइप की चुनौती है क्योंकि ये पिछली पीढ़ियों की तरह केवल परिवार, गांव, जाति या स्थानीय नेता से अपनी राजनीतिक राय नहीं बनाती है। ये पैदा ही इंटरनेट की दुनिया पर हुई है। इनके हाथ में बचपन से मोबाइल है और इसकी दुनिया अपने जिले या राज्य की सीमा पर खत्म नहीं होती है, बल्कि ये लोग एक क्लिक में देख लेते हैं कि दक्षिण कोरिया में तकनीक किस गति से आगे बढ़ रहा है, यूरोप में सार्वजनिक सुविधाएं कैसी हैं, अमेरिका में नौजवानों को किस तरह अवसर मिल रहे हैं और दूसरे देश में सरकारों से जवाब मांगने वाले युवाओं को किस तरह से देखा जाता है।
पुरानी पीढ़ियों को सरकार यह कहकर प्रभावित कर सकती थी कि पिछले 70 सालों में कुछ नहीं हुआ है, हमने कुछ तो कर दिया। लेकिन जेनजी इससे बहुत अलग है। वो पूछती है कि 70 साल की बात बाद में करेंगे, पहले पिछले 10 साल में आपने क्या किया है ये बताइए। पहले ये बताइए कि दुनिया के मुकाबले हम कहां खड़े हैं। और जेनजी अपने देश की तुलना केवल अतीत से नहीं, पूरी दुनिया के वर्तमान से करती है। और यही बात हर सरकार के लिए परेशानी पैदा करती है। इस पीढ़ी को आप केवल यह बताकर शांत नहीं कर सकते कि भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है। वो अपने फोन पर बेरोजगारी की खबर, परीक्षा रद्द होने की सूचना, पेपर लीक की कहानी, भर्ती में देरी, नौकरी के लिए लाखों उम्मीदवारों की लाइन, सब कुछ एक साथ देख लेती है। वो पूछती है कि अगर हम विश्व गुरु बनने के इतने नजदीक आ गए हैं तो फिर परीक्षा बार बार विवादों में क्यों फंसती है? सालों की मेहनत के बाद पेपर लीक क्यों हो रहा है? भर्ती का परिणाम अदालत में क्यों अटक रहा है? डिग्री लेने के बाद सम्मानजनक नौकरी क्यों नहीं मिल रही है? और सरकार सवाल सुनने के बजाय उसे राष्ट्रवाद का पाठ क्यों पढ़ा रही है? यही कारण है कि जेनजी को लंबे समय तक केवल धर्म और जाति के आधार पर बांधना बहुत मुश्किल है। देखिए, अब इसका मतलब यह नहीं है कि इस पीढ़ी के लिए धर्म या जाति मायने नहीं रखती है, लेकिन हाँ, जब उसके जीवन के सबसे जरूरी सवाल रोटी, कपड़ा और मकान की बात आती है, तब पहचान की राजनीति भी एक सीमा के बाद कमजोर पड़ने लगती है। क्योंकि भूखे पेट, रद्द हुई परीक्षा, बेरोजगार हाथ में केवल धार्मिक नारा हमेशा काम नहीं करता है। क्योंकि यह तुरंत देख सकती है कि नेताजी का बच्चा कहां पढ़ता है, किसके परिवार को कितना अवसर मिला, कितनी सरकारी नौकरी खाली है, किस वादे की समय सीमा कब पूरी होनी थी। और यह स्क्रीनशॉट वाली पीढ़ी है। आज आप कुछ और कहेंगे, ये 5 साल पुराना वीडियो निकाल के सामने रख देगी। आप आंकड़ा बदलेंगे तो ये सरकारी रिपोर्ट खोज लेगी। आप किसी विरोध को छोटा बताएंगे तो ये ड्रोन शॉट और मोबाइल वीडियो, उसके साथ हजारों पोस्ट के जरिए उसका आकार पूरी दुनिया को दिखा देंगे। और ऐसा हुआ भी। और कोई भी राजनीतिक दल पुराने मतदाताओं का समर्थन बचाकर सरकार बना सकता है, लेकिन नौजवानों की पूरी पीढ़ी खोकर अपना भविष्य नहीं बना सकता। और बीजेपी को पहली बार यह साफ दिख गया है कि जेनजी को केवल संभालना नहीं, जीतना पड़ेगा। और उसे जीतने के लिए नारा नहीं, भविष्य देना होगा। क्योंकि ये पीढ़ी इंटरनेट पर पैदा हुई है, दुनिया को रोज देखती है, अपनी जिंदगी की तुलना वैश्विक अवसरों से करती है और हर सरकार से एक सवाल पूछती है कि आपने देश को महान तो बताया है, लेकिन हमारे लिए महान भविष्य बनाया है क्या? शायद इसी सवाल का जवाब बीजेपी के पास अभी नहीं है। और इसीलिए देश की सबसे ताकतवर पार्टी को पहली बार उन युवाओं के सामने झुकना पड़ा जिन्हें उसने शायद बहुत देर तक केवल मोबाइल चलाने वाली पीढ़ी समझने की गलती की थी। अब आपकी इस विषय पर क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। और अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें और ऐसे ही लॉजिकल वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें बजरबट्टू दुनिया को।